हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड से हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे थर्ड सेमेटिव फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसमें मेरे सारे नोट्स है जो कि सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो बट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं कॉपी में, वो लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो और बाकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर 7 है जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में आने वाला है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, आदर्श और विकास। तो कुछ एमसीक्यू मैं सारा डिस्कस करता हूँ। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट सारा डिस्कस करूंगा, बता भी दूंगा इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है। तो पहला जैसे क्वेश्चन है इसमें कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो किस स्वशासन का आंदोलन था? वो भारत में स्वशासन आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र मामले में कौन जुड़ा था? तो भगत सिंह जुड़ा हुआ था इसे काकोरी षड्यंत्र मामले से। नेक्स्ट, 3 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नायक कौन था? तो जो नायक था वो माइकल ओ डायर था। ठीक ना, ये ओ और डायर अलग है। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। नेक्स्ट, करेंगे या मरेंगे का नारा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, राइटर्स बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर्स बिल्डिंग अभियान कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में, मतलब 8 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुआ। तो ये डेट याद रखना है विथ मंथ के साथ, 8 दिसंबर 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण भारत के बिहार में स्थित है। चंपारण जगह कहाँ है? भारत में भारत के बिहार में है। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1919 ईस्वी में हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में के नेतृत्व कब से शुरू किया? तो ये 1919 ईस्वी से शुरू किया था गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में। नेक्स्ट, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम वाले में भाग नहीं लिया था उन्होंने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 13 नंबर, चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद क्रांतिकारियों ने कहाँ शरण ली? तो कहाँ शरण लिया था? जलालाबाद पहाड़ में शरण लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने वैसे भी इंपॉर्टेंट लिए, तो सारे आप लोग नोट कर सकते हैं। स्वराज दल कब गठित हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ था स्वराज दल। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था ये कब से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में कार्य शुरू किया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी के आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अहिंसा। नेक्स्ट, खिलाफत कमेटी कब गठित हुई? तो 1919 ईस्वी में हुआ था खिलाफत कमेटी, या खिलाफत, ठीक है, आंदोलन बोल सकते हैं। देखिए, ताम्रलिप्त राष्ट्र सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो ताम्रलिप्त राष्ट्र सरकार जो गठित हुआ था, सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से बीए पास किया था? बीए एक डिग्री है, ठीक है ना, जो आर्ट्स से रिलेटेड होता है। तो वो कहाँ से किया था उन्होंने? स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में कौन पराजित हुआ? तो पट्टाभी सीतारमैया हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही किस नीति के पक्षधर थे? तो पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, पूर्ण स्वराज। ठीक है। नेक्स्ट, खिलाफत कमेटी के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, अहिंसक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अहिंसक असहयोग आंदोलन बोला जाए या असहयोग आंदोलन बोला जाए, उसका नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट,
गांधी जी ने किस राज्य में डांडी अभियान चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात राज्य में चलाया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने डांडी अभियान में कौन सा कानून तोड़ा, तो नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट, मास्टर डॉ के नेतृत्व में चटगांव में कौन सा क्रांतिकारी संगठन गठित हुआ, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक दीक्षा गुरु कौन थे, वो चित्तरंजन दास थे, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार जनता को किन दो आदर्शों का कड़ाई से पालन करना था, तो अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह का पालन करना था गांधी जी को। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के सर्वाधिनायक कौन थे, तो वो थे लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस सहायता के लिए सबसे पहले किस देश में गए थे, तो जर्मनी गए थे सबसे पहले सहायता के लिए। नेक्स्ट, स्वराज दल नामक लोकमुख में कैसे जाना गया, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल ही स्वराज दल नाम से जाना गया था, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज को ही स्वराज दल बोला गया था। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा स्मारक हटाने का आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने चलाया, हॉलवेल स्मारक। नेक्स्ट, अहिंसक असहयोग आंदोलन का आह्वान कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी के जनवरी महीने में किया गया था, माह में, ठीक ना, ये माह होगा, ठीक ना, जनवरी माह में किया गया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज दल गठित हुआ, तो कौन सा आंदोलन था जिसमें स्वराज दल गठित हुआ था, वो था असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, ये असफलता, इसमें असफलता के कारण ही स्वराज दल बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर कौन निर्वाचित हुई, तो कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर निर्वाचित थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, रास बिहारी बोस ने कहाँ आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो सिंगापुर में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के समय पुलिस की लाठी के प्रहार से हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, लाठी के प्रहार, लाठी से जिनका मृत्यु हो गया था वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, लाल कुर्ता कहा जाता था, सीमांत गांधी के जो अनुयायी होते थे, जो उनका उनके फॉलो करते थे अनुयायी, मतलब, तो लाल कुर्ता कहा जाता था उनको। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, और इसे और किस नाम से जाना जाता था, तो गांधी इरविन समझौता मैंने बताया इसके पहले 1931 ईस्वी में, वो जो कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, दिल्ली समझौता के नाम से इसे जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता और किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना था। नेक्स्ट, आइन अवमानना आंदोलन के माने कानून नहीं मान जिसको बोलते हैं, आइन माने कानून, ठीक है, आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था, कौन था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार आकर क्या किया, तो कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों का नेतृत्व किया था, कांग्रेस जो आंदोलन चलाया था उसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, ये 1919 ईस्वी में हुआ था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कई लोग गांधी जी को किस रूप में जहाँ मानते हैं, एक शक्तिशाली साधु के रूप में मानते हैं। आजाद हिंद फौज के सर्वाधिनायक कौन थे, ये फिर से रिपीट हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर राष्ट्र ध्वज कब फहराया, तो 1944 ईस्वी में फहराया था आजाद हिंद फौज ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, डेट के साथ याद रखना, महीने के साथ, ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। किस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन का उदय हुआ, तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद, तो रॉलेट आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन का उदय हुआ था। नेक्स्ट, नागा क्षेत्र की कौन सी विद्रोही युवती प्रसिद्ध हुई, तो रानी गिदालो, यहाँ में रखना रानी गिदालो नागा क्षेत्र की युवती थी, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, इंपॉर्टेंट है, 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा। भगत सिंह की फांसी कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1931 में, जब गांधी निर्भर समझौता हुआ था उसी समय। नेक्स्ट, पुलिस सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने किया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी थे, हिंद स्वराज। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर राष्ट्र ध्वज कब फहराया, तो वो 19 मार्च 1944 ईस्वी को फहराया, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डेट के साथ याद रखना है।
आजाद हिंद सैनिकों का मुकदमा कहाँ शुरू हुआ? तो लाल किला में हुआ। नो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। गांधी जी के आंदोलन का चित्र कैसा था? तो जनमुखी था। ठीक है। जन नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन में कौन शामिल थे? तो नील किसान शामिल थे, जो नील की खेती करते थे। नेक्स्ट, मातंगनी हाजरा कहाँ पुलिस की गोली से शहीद हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, तमलुक में मातंगनी हाजरा पुलिस की गोली से शहीद हुई थी। नेक्स्ट, सत्याग्रह के आदर्श पर प्रचार किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, यहाँ पे सारा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 60 शॉर्ट क्वेश्चन लिया था, तो वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों पर, और इसमें मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस कुछ वीवीआई जो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया क्वेश्चन में, वो आप लोग को करना ही है। बाकी पूरे नोट्स से ही मेरे 100% क्वेश्चन कॉमन आने वाले हैं, तो आप लोग अगर सारा कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग को थोड़ा पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक ना, तो वो लोग के लिए मैंने वीवीआई मार्क किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, आलिंद युद्ध क्या है? ठीक ना, तो आलिंद युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको वीवीआई लिखा है। तो देखो, आलिंद युद्ध से तात्पर्य क्या है कि 1930 8 दिसंबर को विनय बसु, बादल गुप्त और दिनेश गुप्त, नाम याद रखना, विनय, बादल और दिनेश, तीनों का नाम, ये आलिंद युद्ध से रिलेटेड थे। गुप्त के नेतृत्व में राइटर्स बिल्डिंग में हुई सशस्त्र मुठभेड़, माने मुठभेड़ से, जिसमें उन्होंने सिम्पसन की हत्या की। किसने की, किसकी हत्या किया था? सिम्पसन की हत्या किया था, और ब्रिटिश पुलिस के साथ आमने सामने युद्ध किया। यही था आलिंद युद्ध। तो इतना लिखना ही आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये सारा इंपॉर्टेंट, स्वराज पंथ किसे कहा जाता है, ये सब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्वराज दल क्यों गठित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो गया चोरी चोरा घटना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या समझते हो? तो चोरी चोरी घटना क्या है? चोरी चोरा घटना क्या है, देख लेते हैं। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर, ये जगह है चोरी चोरा नामक स्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, एक भयावही हिंसक घटना घटी। चोरी चोरा घटना के नाम से इसी को जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। पुलिस ने एक स्वयं सेवक को बेरहमी से पीटा और बिना उकसावे के जनता पर गोलीबारी की। इससे क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो आग लगने के बाद क्या हो, 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, इस घटना में मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसक घटना को अपने अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों से विचलन माना, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा का रास्ते में थे, वो नहीं चाहते थे कि इतना युद्ध हो या फिर ये इस तरह का घटना घटे, वो शांति से चाहते थे कोई भी काम हो। तो ये तो अहिंसक आंदोलन हो गया, ठीक है। उनका मानना था कि सत्याग्रह के मार्ग में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसलिए क्या हुआ, इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। बाद में वहां एक शहीद स्मारक भी बनाया गया, तो बाद में एक स्मारक भी वहां पे बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किसे और क्यों सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, यहाँ आंसर है। खान अब्दुल गफ्फर खान एक प्रमुख गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के आधार पर आंदोलन चलाया। गांधी जी की तरह शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। उनके नेतृत्व में उस क्षेत्र में आईन अवमानना आंदोलन ने व्यापक समर्थन प्राप्त किया। आइन मतलब कानून, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, खुदा एक खिदमतकार किसे कहा जाता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया, रोलेक्ट एक्ट से क्या समझते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट क्या समझते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाया गया एक दमनकारी कानून था, जिसे युद्धोत्तर अशांत स्थिति में निपटने के बहाने लागू किया गया। इस कानून में सरकार विरोधी प्रचार को दंडनीय माना गया। बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी की जा सकती थी इसमें, और बिना मुकदमे के व्यक्ति को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। अदालतों में विशेष अदालतों में सुनवाई होती थी, जहां आत्मरक्षा का कोई अवसर नहीं था। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ कहा था, ना वकील, ना अपील, ना दलील। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था। पूछेगा, ना वकील, ना अपील, ना दलील किसे कहा गया, किस में कहा गया था? तो यही रोलेक्ट एक्ट में कहा गया था। नेक्स्ट हमारा, गांधी इरविन समझौता के बारे में लिखो।
तो 1931 ईस्वी 5 मार्च को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंदी सत्याग्रहियों को रिहा करने या दमनकारी कानूनों को वापस लेने का वादा किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने आईन अवमानना आंदोलन को वापस लेने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को रोकने का निर्णय लिया। इस समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हालांकि बाद में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वे खाली हाथ लौटे। यही था गांधी समझ। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये हो गया तामिल राष्ट्रीय सरकार की भूमिका लिखो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, किसने कब और क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 में 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था त्रिपुरी कांग्रेस में। ये क्यों किया था, उसका आंसर है त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष निर्वाचित होने के बावजूद कांग्रेस के दक्षिणापंथी नेताओं के असहयोग के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने समान विचारधारा वाले राष्ट्रवादी और वामपंथी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह दल बाद में एक स्वतंत्र वामपंथी राजनीतिक दल के रूप में उभरा और सुभाष चंद्र के आदर्शों पर संचालित हुआ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद फौज कौन थे और इसे कहाँ गठित किया गया था, क्या था और कहाँ गठित किया गया था। तो देखते हैं, आजाद हिंद फौज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक सशस्त्र सेना थी जो प्रवासी भारतीयों और द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों द्वारा गठित की गई थी। कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह और रास बिहारी बोस ने इसे प्रारंभ में गठित किया था। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित किया था। सबसे पहले मोहनदास, प्रीतम सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था ऐसा, बाद में सुभाष चंद्र बोस इसको फिर से गठित किया था। पहले मलाया में, फिर टोक्यो में और अंत में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का आधार स्थापित किया गया था। तो इस तरह से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1930 में 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कर ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, गांधी जी के सत्याग्रह आदर्श का मूल विचार क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन और अनुभव के माध्यम से सत्याग्रह का आदर्श विकसित किया, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को नया मोड़ दिया। सत्याग्रह एक नया राजनीतिक मार्ग था जिसमें अहिंसा, संयम और न्याय में अटल विश्वास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया जाता था। गांधी जी का मानना था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज है और राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य भी सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। यह दर्शन ही उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व प्रदान करने की आधारशिला बना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को, ये पूरा डेट के साथ याद रखना, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई एक क्रूर हत्या की घटना है। बहुत बहुत क्रूरता से मारा गया था सबको गोली चलाकर, वही घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जगह का नाम है। तो ये अमृतसर में है। रॉलेट एक्ट के विरोध में और सत्याग्रही सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगभग 10,000 निहत्थे लोग वहां शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ब्रिटिश सेनानायक जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनता पर गोलीबारी कर दी। मैंने अचानक से गोली चलाना, उस सभा में भीड़ था और अचानक से गोलीबारी चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हजारों लोग हताहत हुए। इस क्रूर घटना ने पूरे भारत में तीव्र आक्रोश और विरोध की लहर पैदा की। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, मैंने त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो मिल रही थी वो त्याग दिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डिस्कस, स्वराज पंथियों के आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब करना है, ये सारा क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है जो है। गांधी जी आम लोगों के अपने कैसे बन गए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करूंगा। गांधी जी की महिमा के प्रचार में अफवाहों की क्या भूमिका थी। तो गांधी जी की महिमा के प्रचार में अफवाहों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पराधीन भारतवासी गांधी जी को देवतुल्य मानते थे। कुछ लोग सोचते थे कि वे जमींदारों के शोषण को रोक देंगे, जबकि कुछ का मानना था कि उनका नाम लेने से पुलिस कोई नुकसान नहीं कर सकता। बंगाल के आदिवासी लोगों के बीच भी ऐसी मान्यताएं थी कि फैल गई कि ये गलत धारणाएं धीरे धीरे अफवाहों में बदल गई और देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी जनता के मन में एक
अतिमानवीय नेता के रूप में स्थापित हो गए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के मातंगी हाजरा की क्या भूमिका थी? ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, में टिप्पणी लिखना है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उसका महत्व क्या है? नेक्स्ट, हम मोहम्मद जियाउद्दीन किसका उद्यम छद्म नाम था? उनके गायक होने के बारे में क्या जानते हो? नेक्स्ट, जनवरी 1941 ईस्वी को एल्गिन रोड के अपने निवास के छद्म वेश में कौन भाग लिया? उनके पहनावे में ऊंची, अच्छा ये तो इसका आंसर है, सॉरी। नेक्स्ट, 22 नंबर क्या, किन कारणों से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में कैसा प्रभाव किया? ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट 2 और 3 मार्क्स का, गांधी जी ने दांडी अभियान कब शुरू किया? गांधी ने आईन अवमानना आंदोलन की शुरुआत कैसे की? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम में दांडी के लिए 24 दिनों की एक ऐतिहासिक पद यात्रा की, मतलब पैदल चलने की यात्रा, तो जिसे दांडी अभियान कहा गया। उन्होंने 78 साथियों के साथ लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय कर 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र पर पहुंचे। जिस उन दिन उन्होंने स्वयं नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा और आईन अवमानना आंदोलन की शुरुआत की। कानून ना मानना, अवमानना मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नंबर के प्रश्न। इसमें कुछ वीवीआई मैंने लिखा है। तो भगत सिंह के क्यों स्मरणीय, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन मैं कुछ को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो दूसरा था हमारा, मास्टरदास सूर्य सेन क्यों प्रसिद्ध थे? सूर्य सेन को मास्टरदा कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, ये असहयोग आंदोलन का प्रभाव और परिणाम, इम्पोर्टेंट है, ये सारा आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिखना होगा, नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन से एक नया युग शुरू हुआ। 1916 से 1947 तक का समय गांधी युग कहा जाता है। तो गांधी युग कब से कब कहा जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी चेतना के आधार पर उन्होंने जो जन आंदोलन शुरू किया, उसमें भारतवासियों की स्वतंत्रता की आकांक्षा को ऐतिहासिक रूप दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान निर्विवाद और बहु आयामी और दूरगामी था। गांधी जी के नेतृत्व स्वतंत्र संग्राम के महत्वपूर्ण चरण, एक नंबर। पहला चरण क्या, प्रारंभिक चरण में क्षेत्रीय आंदोलन हुआ था 1917 से 1918। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखना आप लोगों को। चंपारण आंदोलन, बिहार में नील किसानों पर अत्याचार के खिलाफ सफल सत्याग्रह। 2, अहमदाबाद आंदोलन, सूती मिल मजदूरों की मजदूरी वृद्धि की मांग के लिए सफल हड़ताल। तीसरा, खेड़ा आंदोलन, कर वसूलना जो छूट की मांग से गुजरात के किसानों का नेतृत्व कर सफलता प्राप्त की। 2 नंबर क्या था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध 1919 में जो हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह का आह्वान किया। इसके परिणाम स्वरूप अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट, 3, खिलाफत और सहयोग आंदोलन 1919 1922 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। यद्यपि चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण उन्होंने वह आंदोलन वापस लिया और फिर भी राष्ट्र के मन में उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह और आईन अवमानना आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। जो लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी अभियान शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर आईन अवमानना आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भागीदारी 1931 ईस्वी में जो हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद वे लंदन गए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन का विरोध किया। नेक्स्ट, 6 नंबर पॉइंट लास्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के आह्वान पर करेंगे या मरेंगे के नारे के साथ पूरे देश जाग उठा। यद्यपि आंदोलन को दबा दिया गया, फिर भी यह स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण माना जाता है। इससे क्या निष्कर्ष हुआ, निष्कर्ष भी लिखना है कि महात्मा गांधी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रतीक थे। अहिंसा, आत्मशक्ति, नैतिक साहस के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी। उनके नेतृत्व में आंदोलनों ने न केवल राजनीतिक ढांचे को बदला, बल्कि राष्ट्र को आत्मविश्वास और एकता के सूत्र में बांधा। इसलिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में गांधी जी का योगदान चिरस्मरणीय है। तो इतना लिखना है आप लोगों को 5 नंबर में। नेक्स्ट हमारा हो गया आईन अवमानना आंदोलन या नमक सत्याग्रह का महत्व, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित आईन अवमानना आंदोलन
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक अध्याय था। इस आंदोलन के दो चरण थे, पहला 1930 से 1931 में और दूसरा हुआ था 1932 से 1934 में। यद्यपि यह आंदोलन तात्कालिक लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, लेकिन उनका प्रभाव दूरगामी था और भविष्य के आंदोलन की नींव तैयार करने में सहायक था। तो आइन अवमानना आंदोलन का मतलब, इस आइन अवमानना आंदोलन का दूसरा नाम देख लीजिएगा, आप लोगों को बुक में अगर दिया होगा तो, ठीक है। तो ये दूसरा नाम है, तो घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसे देख लेना अच्छे से। पहला, पूर्ण स्वराज के लिए जन समर्थन। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और 26 जनवरी को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मानने के आह्वान ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की आकांक्षा को गहरा किया और देश भर में व्यापक जन जागरण पैदा किया। दूसरा, स्वदेशी और बहिष्कारी कार्यक्रम की सफलता। आंदोलन के हिंसक के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का प्रचार हुआ। इससे इंग्लैंड से आयात लगभग 1/3 कम हो गया और देशी उद्योगों का विकास हुआ। नेक्स्ट, जन आंदोलन का विस्तार। दांडी अभियान के माध्यम से गांधी जी ने आम लोगों के सीधा संपर्क स्थापित किया। ग्रामीण, किसान, मजदूर, महिलाओं, छात्र और विभिन्न वर्गों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। नेक्स्ट, 4 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की स्थापना। सब हेडिंग देखिए अच्छे से, ब्लैक पेन से आपको एग्जाम में लिखना है। आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। जनता का विकास और समर्थन कांग्रेस के प्रति मजबूत हुआ। नेक्स्ट, 5वां, आगामी आंदोलन की नींव, माने आने वाले जो आंदोलन सब है उसका नींव कैसे पड़ा। आइन अवमानना आंदोलन का अनुभव बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के में काम आया। जन आंदोलन की रणनीति, संगठन और जनमत निर्माण में यह आंदोलन मार्गदर्शक था। 5 नंबर, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता का उदय। रजनी पाम दत्त के शब्दों में, इस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र में नया और व्यापक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास और संकल्प प्रकट हुआ, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मूल प्रेरक शक्ति बन गया। तो इसका भी निष्कर्ष हम लोग लिख देखते हैं क्या है। तो आइन अवमानना आंदोलन तात्कालिक रूप से पूर्ण सफल न होने के बावजूद यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनुपम उदाहरण था। यह आत्मशक्ति, अहिंसा, स्वदेशी चेतना का एक अभूतपूर्व मेल था, जिसमें राष्ट्र को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया और भविष्य के मुक्ति संग्राम में अमूल्य प्रेरणा प्रदान की। इसलिए यह आंदोलन असफल नहीं हुआ, बल्कि एक गौरवपूर्ण राष्ट्रीय जागरण के रूप में ले लिया गया। तो ये था हमारे पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुक्ति संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये सब लिख लिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत भी इस युद्ध के उस युद्ध में उलझ गया था। युद्ध काल में भारत की अर्थव्यवस्था में भयावह क्षति पहुंची और आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, तो क्या क्या था। द्रव्य मूल्य में वृद्धि, युद्ध के कारण चावल, गेहूं, कपड़ा, केरोसिन, नमक की कीमत भयावह रूप से बढ़ गए। आम लोग चरम आर्थिक संकट में पड़ गए। दूसरा, किसान और मजदूर वर्ग के संकट। द्रव्य मूल्य माने वस्तु दोगुनी होने के बावजूद मजदूरी में केवल 15% की वृद्धि हुई। कर का बोझ और व्यय माने खर्च का दबाव किसानों और मजदूर वर्गों में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, 3, और राजस्व, युद्ध और व्यय की वृद्धि, माने व्यय मतलब खर्च। भारत पर युद्ध व्यय का बोझ डाला गया। 13 करोड़ पाउंड अतिरिक्त राजस्व एकत्र किया गया। नेक्स्ट, 4 नंबर, उद्योग का विकास। इंग्लैंड से आयात बंद होने से भारत के स्वदेशी उद्योग, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग और टाटा लौह इस्पात जो टाटा और लौह इस्पात उद्योग था वो प्रगति में हुआ, बड़ा विकास हुआ उनका। पूंजीपतियों का लाभ, उद्योग विकास से राष्ट्र आय बढ़ी, लेकिन इसका मुख्य लाभ केवल भारतीय पूंजीपतियों को मिला, आम लोग वंचित थे इससे। निष्कर्ष क्या था, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए, लेकिन यह सीमित दायरे में या और असमान रूप से था। अधिकांश लोग चरम दुरावस्था में पड़ गए, जिसने बाद में राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवादी आंदोलन की मजबूत नींव तैयार की। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में विनय बादल दिनेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का एक गौरवपूर्ण अध्याय अग्नि युग था। इस युग में बंगाल के 3 युवा क्रांतिकारी थे, जिनका नाम विनय कृष्ण बसु, बादल गुप्त, दिनेश गुप्त और जिसे बादी के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। उनकी आत्म बलिदान बंगाल के इतिहास में सदा स्मरणीय है। तो क्या था मुख्य घटना इसका और क्रांतिकारी आंदोलन। पहला था विनय बादल दिनेश का परिचय और तैयारी। तो विनय बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्य और मेडिकल के छात्र थे। उन्होंने ढाका में ब्रिटिश पुलिस इंस्पेक्टर लोमेन की हत्या कर कोलकाता में छिप गए। दूसरा, बादल गुप्त ने छात्र जीवन में ही क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर लेफ्टिनेंट बन गए। तीसरा, दिनेश विनय और बादल के निकट सहयोगी कुशल क्रांतिकारी थे। तो
नेक्स्ट 2 नंबर क्या, राइटर्स बिल्डिंग में हमला, ये हुआ था 8 दिसंबर 1930 में। ब्रिटिश शासन के केंद्र राइटर्स बिल्डिंग पर उन्होंने हमला किया और जेल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल सिम्पसन को गोली मारकर हत्या कर दी। न्याय विभाग के सचिव सचिव नेल्सन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घायल हुए। नेक्स्ट तीसरा, अटारी युद्ध, राइटर्स बिल्डिंग के अटारी में ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी गोलीबारी हुई। यह साहसिक लड़ाई इतिहास में अटारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रसिद्ध है। ब्रिटिशों द्वारा घेर लिए जाने पर उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या का प्रयास किया। आत्म बलिदान, तो बादल गुप्त ने पोटेशियम साइनाइड खाकर शहादत प्राप्त की। तो पूछता कौन पोटेशियम साइनाइड खाकर शहादत प्राप्त किया, तो बादल ने। विनय ने गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया और घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, दिनेश गंभीर रूप से घायल हुआ लेकिन जीवित रहे और बाद में 7 जुलाई 1931 को फांसी पर शहीद कर दिया। तो किसे फांसी दिया गया था, दिनेश को। तो ये इम्पोर्टेंट है था। नेक्स्ट 5 नंबर, ऐतिहासिक मान्यता, बंगाल के इन तीन क्रांतिकारियों के सम्मान में डलहौजी डलहौसी स्क्वायर का नाम बदलकर विनय बादल दिनेश बाग बी बादी बाग रखा गया। इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम नेताजी सुभाष चंद्र की भूमिका क्या थी, ये नेक्स्ट ये सब लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। रोल एक्ट क्या है, इस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये सब वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1946 में भारत में 9 विद्रोह के कारण और महत्व पर चर्चा। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है वीवीआई। 1946 में भारत में 9 विद्रोह के कारण और महत्व पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह कमजोर कर दिया। उनमें से एक था 1946 का 9 विद्रोह। बम्बई से शुरू हुआ और यह विद्रोह एक विशाल सैन्य जन आंदोलन के रूप में ले लिया जिसमें ब्रिटिश शासन के पतन की घोषणा हुई। तो 9 विद्रोह का कारण क्या था, एक ना आजाद हिंद फौज के मुकदमे की प्रतिक्रिया। तो आजाद हिंद फौज के साहसी नेतृत्व और बलिदान ने भारतीय नौसैनिकों को प्रेरित किया। लाल किले में आजाद हिंद फौज के नेताओं और मुकदमे ने भारतीयों को आक्रोश फैलाया। दोनों में खराब राशन और निम्न गुणवत्ता का भोजन, नौसैनिकों को लगातार निम्न गुणवत्ता मैंने खराब क्वालिटी का भोजन दिया जाता था। इस अपमानजनक स्थिति को बदलने की कई याचिकाओं के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। निशा, पदोन्नति और वेतन में भेदभाव, भारतीय और ब्रिटिश नौसैनिकों के बीच पदोन्नति और वेतन में भेदभाव के कारण भारतीय नौसैनिकों में असंतोष पैदा हुई। 4 नंबर, ब्रिटिशों का दुर्व्यवहार, ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के प्रति अपमानजनक भाषा और व्यवहार करते थे जिसमें लंबे समय से दबे असंतोष को विस्फोटक बना दिया। 5वां, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण छटनी, युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की छटनी शुरू की जिसमें आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई और विद्रोह में भाग ले लिया। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, तो दक्षिण पूर्व एशिया के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय सैनिकों को उनके खिलाफ उपयोग करने की योजना ने नौसैनिकों में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और विरोध पैदा किया। नौसैनिकों का महत्व क्या है, 1 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम का एक अनूठा उदाहरण, यह 1857 के महाविद्रोह के बाद पहला बड़ा सैन्य विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने ब्रिटिशों को खिलाफ हथियार उठाया। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन पर विश्वास की कमी, ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आया कि वे अब भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते, इसका उन्होंने शासन छोड़ने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, मंत्री मिशन का आगमन, यह इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए मंत्री मिशन भेजा और स्वतंत्रता की तैयारी शुरू की। नेक्स्ट 4 नंबर, जन जागृति, विद्रोह ने पूरे देश में छात्रों, युवाओं, आम लोगों को नई प्रेरणा पैदा की। ब्रिटिश विरोधी जन आंदोलन और तीव्र हुआ। 5वां, नए युग की शुरुआत, इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने इसे भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत कहा और जो वास्तव में भारत के स्वतंत्रता के पथ को बलिदान प्रदान किया। तो निष्कर्ष क्या है इसका, तो 1946 का 9 विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक साहसी संगठित सैन्य रूप है। यह न केवल ब्रिटिश विरोध था बल्कि भारतीयों की सम्मान और स्वतंत्रता की मांग को दृढ़ प्रतिबिंब था। यह विरोध स्वतंत्रता से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने ब्रिटिशों के प्रस्थान को सुगम बनाया। तो यहाँ तक लिखना था। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन क्या है, इस आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, आईन अमान्य, जिसको नहीं मानना है, कानून ना मानना जिसको बोलते हैं, आंदोलन शुरू होने के पीछे के प्रमुख कारण क्या थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट, 1918 में भारत में हुए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का महत्व क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 15 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी मार्ग पर नहीं हुआ, इस कथन का युक्तियों सहित विश्लेषण कीजिए।
इंपॉर्टेंट है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक उल्लेखनीय अध्याय है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यद्यपि पूर्ववर्ती आंदोलन जिसको असहयोग और आइन अमान्य आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में और अहिंसक आदर्शों पर संचालित हुए थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में गांधीवादी मार्ग से हटकर एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का रूप ले लिया। गांधी जी मार्ग पर नहीं होने की युक्तियां, गांधीवादी मार्ग पर नहीं होने की युक्तियां क्या क्या? नेतृत्व की अनुपस्थिति। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन को तुरंत बाद गांधी जी, नेहरू, पटेल और आजाद सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे केंद्रीय नियंत्रण या अहिंसक कार्य योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं हुआ। दूसरा, स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी। नेतृत्वहीन स्थिति में आम जनता ने स्वयं आंदोलन का नेतृत्व संभाला। शहरों के युवा, मजदूर वर्ग, छात्रों ने जुलूस, हड़ताल हड़ताल और प्रदर्शनों को भाग लिया। ये लिखना नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और हिंसक रूप। शुरू में शहरी केंद्रों तक सीमित होने के बाद आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के मेदिनीपुर में ताम्रलिप्त राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई। जनता ने थानों में आग लगाई, सरकार कार्यालयों पर कब्जा किया, रेलवे लाइन और संचार व्यवस्था को नष्ट किया। नेक्स्ट, 4 नंबर, अहिंसा की अनुपस्थिति। गांधी जी के अहिंसक आदर्शों के विपरीत आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। कई स्थानों पर ब्रिटिश पुलिस के साथ संघर्ष, बम विस्फोट और हत्याएं हुई। नेहरू का कथन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन कहा, जो गांधी जी की अप्रत्यक्ष उपस्थिति में भी उनके आदर्शों पर आधारित नहीं था। निष्कर्ष, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ, लेकिन यह गांधीवादी मार्ग पर संचालित नहीं हुआ। यह एक विशाल जन आंदोलन था जिसमें नेतृत्व अनुपस्थित था और इसका मार्ग हिंसा का विस्फोटक था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत के स्वतः स्फूर्त विद्रोह के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह इतिहास में दर्ज है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना है। 2 या 4 नंबर में भी आता है, 2 या 3 नंबर में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? इस आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट 18, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधार से क्या समझा जाता है? इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे? सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको वीवीआई लिखा। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया? साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीयों ने आंदोलन क्यों किया था? तो परिचय क्या? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधार कानून पारित होने के समय यह तय हुआ था कि 10 वर्ष बाद इस कानून की कार्यक्षमता को मूल्यांकन करने के लिए एक कमीशन गठित होगा। इसी के अनुसार 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया, जो साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। तो साइमन कमीशन गठन के कारण क्या थे? पहला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मूल्यांकन। 1919 ईस्वी के कानून में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक शाही कमीशन गठित होगा जो कानून की सफलता का मूल्यांकन करेगा और भविष्य के लिए सुझाव देगा। दूसरा, इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति। 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने थे। चुनाव से पहले भारत के संबंध में एक स्पष्ट स्थिति लेने के लिए सरकार ने जल्दबाजी में 1927 में कमीशन गठित किया। नेक्स्ट, तीसरा, औपनिवेशिक नीति का कार्यान्वयन। ब्रिटिश नीति के अनुसार उपनिवेशों को चरणबद्ध रूप से स्वायत्त शासन के लिए तैयार करने हेतु समय समय पर शासन सुधारों का मूल्यांकन आवश्यक था। चौथा, भारत में बढ़ता राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से फैल रहा था। इस पृष्ठभूमि में शासन व्यवस्था की समीक्षा, दमन नीति को तर्कसंगत ठहराने के लिए कमीशन गठित किया गया। इसका कारण क्या था? देखते साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीयों का आंदोलन का कारण। पहला कारण है भारतीयों की अनुपस्थिति। कमीशन के 7 सदस्य सभी अंग्रेजी थे। किसी भारतीयों को शामिल न करने के कारण देशवासियों में इसे गहरा अपमान माना और इसे ऑल वाइट कमीशन कहा। 2 नंबर, भारतीयों की शासन योग्यता पर गैर भारतीयों का निर्णय। एक विदेशी कमीशन द्वारा भारतीयों के संवैधानिक योग्यता का मूल्यांकन अत्यंत अपमानजनक था। नेक्स्ट 3 नंबर, व्यापक जन विरोध। कमीशन के भारत दौरे पर पूरे देश में गो बैक साइमन का नारा गूंजा और कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल फेडरेशन से सभी संगठनों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय का बलिदान। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में कमीशन विरोधी जुलूस पर पुलिस की लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें आंदोलन को और उग्र कर दिया। तो यहाँ था इसका आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, आइन अमान्य आंदोलन जनता की भागीदारी का स्वरूप कैसा था? सूर्य सेन और भगत सिंह का संघर्ष क्या गांधी जी के मत के साथ था? ये भी इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह आदर्श पर पालन करता था। 9 विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का हिंसा कैसे समझाइए?
इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के उदय के पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें। सुभाष चंद्र के राजनीतिक विचारों पर किन किन बातों पर प्रभाव पड़ा, आपके विचार देने हैं इसमें, ठीक है। आपके विचार से क्या है बताना है। तो नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। तो जितने भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया वो सारे सबसे पहले आप लोगों को याद करना, उसके बाद ही बाकी क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेगा सारे क्वेश्चन करने की। तो इससे 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो लोग मेरे वीडियो का इतना देर तक देखे हैं तो वो लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि इस तरह का वीडियो आप तक पहुँच पाए, नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।